अ, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपके फिर से आपके समक्ष आपके यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है, और इस पे हमारी क्लासेस चल रही हैं। मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी, आपकी जो हमारी नेट और जेआरएफ की क्लासेस चल रही हैं, उसी का सिलसिला आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमारी नेट और जेआरएफ का जो भी सिलेबस है, जो उसमें सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट का हमने स्टार्ट किया था। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें कल की क्लास में आज हम जो करेंगे वो उसी को कंटिन्यू सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने जो लास्ट क्लास देखी, लास्ट क्लास में था हमारा जो उसमें वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन की जो सिस्टम था वो क्या था, एजुकेशन में किस तरह की व्यवस्था की गई, किस तरह की एजुकेशन थी हमारे वैदिक पीरियड में, और क्या उसका करिकुलम था, ये हमने देखा। इसी का सेकंड पार्ट, अभी फर्स्ट पार्ट हमने देखा और पढ़ा, सेकंड पार्ट है इसका, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। इसमें जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन की जो हमारा सिस्टम था, फॉर्मल एजुकेशन की जो हमारे व्यवस्था की गई है, तो इसमें स्टेज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में हमारे वैदिक पीरियड में कौन कौन सी स्टेजेस हैं ये हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका उपनयन सेरेमनी। उपनयन सेरेमनी एक, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन थी उस टाइम पे एक सेरेमनी होती थी जिसको उपनयन संस्कार भी कहा जाता था। उपनयन संस्कार का मीनिंग है गुरु के समीप ले जाना, है ना, गुरु के समीप ले जाना, गुरु के समीप ले जाना। किसको? स्टूडेंट को। किस लिए ले जाते हैं गुरु के समीप? कि उसे, भाई गुरु के समीप जा रहा है बच्चा तो डेफिनेटली पढ़ने के लिए ही भेजते हैं हर कोई माँ बाप। आज भी जब हम बच्चे को एडमिशन कराने ले जाते हैं तो उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसे पढ़ाने के लिए हम एजुकेशन में एडमिशन कराते हैं। तो यहाँ पर सेरेमनी होती थी जिसका नाम था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मीनिंग है बच्चे को गुरु के पास ले जाना। अब जब बच्चा गुरु के पास जाता था तो गुरु बच्चे को देखता, बच्चे का ऑब्जर्वेशन करता, बच्चे को परखता कि बच्चा किस स्टेज में है या बच्चा किस सोच का है, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। वैसे ही गुरु उसको देखता और उसको एक कहते ना वो कि भाई हाँ अब ये बच्चा आगे जाने के लिए तैयार है। तो फिर उसका यहाँ पर ये संस्कार किया जाता था, उपनयन संस्कार किया जाता था कि पढ़ने के लिए तैयार है, बच्चे को ओके कर दिया उस टाइम गुरु ने। अब यहाँ पर एक व्यवस्था थी, जो हमारा एशियन टाइम है, जो हमारी वैदिक हमारी जो सभ्यता थी उस टाइम पे हमारे 4 वर्णों में हमारा डिवाइड था। 4 वर्णों में डिवाइड किया, जो हमारी वो था सोसाइटी थी, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, 4 वर्णों में डिवाइड किया हुआ था। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। वो आगे धीरे धीरे चल के कास्ट में और डिवाइड हो गई चीज़ें, बहुत सारी कास्ट में डिवाइड हो गई, बहुत सारी रीजन्स उसके पीछे थे, बहुत सारे फैक्टर्स उसके पीछे थे, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस जो एजुकेशन व्यवस्था थी वैदिक काल की, किसको पढ़ने का राइट था और किस एज में उसका ये उपनयन संस्कार किया जाता था। तो यहाँ पर हमारे जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण थे। लेकिन ये जो चारों वर्ण थे, चारों वर्ण में से सिर्फ 3 वर्ण को एजुकेशन की व्यवस्था की जाती थी। जो 3 वर्ण के जो कहते ना उच्च उसके वर्ण के लोग थे, उन्हीं को शिक्षा की व्यवस्था की गई, उन्हीं को शिक्षा दी गई। एक जो पूरा एक वर्ण था जो कि आपका शूद्र था, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। उनको हर एक चीज से, हमारा जो सोसाइटी है उसने उस जो हमारा एक वंचित वर्ग था, जो एक उसको हर एक चीज से वंचित रखा। मतलब जो हमारा शूद्र वो था, वर्ग था, इसको हर एक चीज से वंचित रखा यहाँ पर। तो यहाँ पर उसको कहीं भी किसी भी चीज में
पार्टिसिपेट नहीं लेने दिया जाता था। और तो या जब किसी भी चीज में नहीं लेने तो डेफिनेटली एजुकेशन में भी नहीं उन्हें लेने दिया गया। तो यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण का बच्चा जा सकता था, फॉर्मल एजुकेशन ले सकता था, क्षत्रिय का बच्चा ले सकता था और वैश्य का ले सकता था। और इसमें भी लड़कियां नहीं जाती थी। गुरुकुल में आश्रम में रहने के लिए ओनली और ओनली बॉयज जाते थे। लड़कियों की शिक्षा यहाँ पर भी नहीं थी। होती थी लेकिन कुछ जो घरों में करा सकते थे, लेकिन गुरुकुल में लड़कियां नहीं जाती थी। अब इसमें एक इन्होंने एज फिक्स करी, हर अलग अलग कैटेगरी वाइज। ब्राह्मण की जो कैटेगरी थी उनकी इन्होंने 8 इयर्स, क्षत्रिय की 10 इयर्स और वैश्य की 12 इयर्स। जो ये उपनयन संस्कार होता था इसमें इन उपनयन सेरेमनी में ये एज फिक्स की गई। इन बच्चों का जब 8 इयर्स का बच्चा ब्राह्मण का हो गया तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था, उसको फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयार किया जाता था और गुरु के समीप लेके जाया जाता था। गुरु आश्रम में बच्चे को रहना होता था। जब क्षत्रिय का 10 इयर्स का हो जाता था और इसका वैश्य का 12 इयर्स का। तो इन सब बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में, फॉर्मल एजुकेशन में एडमिशन दिया जाता था। अब ये एक सेरेमनी की तरह होती थी कि गुरु के उसको बच्चे को नहलाना, उसको पीले कपड़े नए वस्त्र पहनाना और उसको एक वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसमें योजना पतिता, ये इसमें यजोनोपतिता, ये स्केर्ड एक थ्रेड होता था जो बच्चे को पहनाया जाता था उपनयन संस्कार के द्वारा, और ये लेफ्ट शोल्डर पे पहनाया जाता था। तो ये सेरेमनी जो होती थी इन बच्चों की, इसमें ये सारी चीजें होती थी ईयर वाइज। अब ये है a symbol, it's symbolized their spiritual rebirth। जो ये उपनयन संस्कार है इसको, क्योंकि इसको ना रीबर्थ कहा जाता था। जो बच्चे के माता पिता होते थे या जो बच्चे के माता पिता थे उनको तो सिर्फ फिजिकल माँ बाप, फिजिकल जन्म देने वाला वो माना जाता था, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो बर्थ था ये था आपका जब उस बच्चे का उपनयन संस्कार होता था, जब बच्चा फॉर्मल एजुकेशन में गुरु के आश्रम में गुरु के समीप जाता था तो उसका रीबर्थ माना जाता था, स्पिरिचुअल रीबर्थ। तो यहाँ पर ये आध्यात्मिक तरीके से इसका दूसरा जन्म हुआ जो कि गुरु के आश्रम में रहेगा। ये बच्चा यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तो यहाँ पर है द स्टूडेंट रिसीव यज्ञोपवीता स्केर्ड थ्रेड born across the लेफ्ट शोल्डर। यस, ये लेफ्ट शोल्डर में पहना जाता था, एक ऐसे थ्रेड होता था और ये लेफ्ट शोल्डर में पहनाया जाता था। जब बच्चे का उपनयन संस्कार, उसे नहलाया धुलाया, उसको नए कपड़े पहनाए जाते थे और ये थ्रेड उसकी लेफ्ट शोल्डर में डाला जाता था। द गुरु whispered the गायत्री मंत्र यहाँ पे ये क्या है, गायत्री मंत्र into the student ear। यहाँ पर ये क्या है, जो गुरु क्या करते थे जब ये संस्कार करते थे तो गुरु अपने मुख से गायत्री मंत्र पढ़ते थे और बच्चा उसको सुनता था। उसकी अपनी, कहते हैं ना, उसको नॉलेज के लिए, उसकी अपनी इनहेलमेंट के लिए, तो वो उसको गायत्री मंत्र सुनाते थे, गुरु जो होते थे। नेक्स्ट है the student was expected to renounce material pleasure and
डेडिकेट हिमसेल्फ टू लर्न। मतलब जो स्टूडेंट था वो आपकी अपनी उसको जो मटेरियल लाइफ थी उसको छोड़ के वो डेडिकेट रहता था लर्निंग के लिए। उसकी उस यहाँ पर उसको कहते हैं ना एक तरह से एक वो दिलाई जाती थी कि आप सिर्फ खुद से लर्न के लिए, हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहेंगे, आप हमेशा पढ़ाई करेंगे, हमेशा आप जो स्पिरिचुअलिटी है उसको लर्न करेंगे, जो गुरु सिखाएगा आप उसको लर्न करेंगे। यहाँ पर ये सारी चीजें वो होती थी। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ। अब जब ये सारी चीजें हो जाती थी, जब ये सारा उपनयन संस्कार कंप्लीट हो जाता था तो बच्चे को गुरु आश्रम में भेज दिया जाता था। अब बच्चे को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, उसको स्टूडेंट लाइफ जीनी होती थी। स्टूडेंट्स लाइफ जीनी होती थी, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन, मतलब स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन, सिंपल और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और सिंपल और डिसिप्लिन लाइफ एंड डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल। मतलब यहाँ उसको कोई भी कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करनी है, सिंपल लाइफ स्टाइल अपनी रखनी है, डिसिप्लिन में रहना है। कोई भी मतलब एक जो गुरु ने कह दिया वही वहां पर करना है। बिल्कुल एक सिंपल कपड़ों में रहना है, साधारण से कपड़ों में, धोती कुर्ता जो इंडियन कल्चर में उस टाइम पे थे, जो वैदिक पीरियड में जो भी उस टाइम की सोसाइटी थी उसी के हिसाब से बिल्कुल एक सिंपल सिटी लाइफ स्टाइल में जीना है। कोई तड़क भड़क वाली लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करना है उस टाइम। आपको सिर्फ एक ब्रह्मचर्य का लाइफ जीनी है। और सिंपल सिटी मतलब डिसिप्लिन मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन रहना है जी। गुरु ने कहा कि आपको जो भी कार्य दिया है उसको आज्ञा मान के आपको बिल्कुल, कहते हैं ना अपने बड़ों की, उस टाइम बहुत सारी ये चीजें होती थी कि आपने जो बड़ों लोगों ने कह दिया वो मानना है तो मानना है, तो वो एक डिसिप्लिन में बच्चे को बांध दिया जाता था और बच्चा वैसे ही करता था। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहता था, स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल होती थी बच्चे की। और यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल वो अपना चीजें करता था, लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट है क्लिबैक एंड सिंपलिसिटी, ब्रह्मचर्य, ट्रुथफुल सेल्फ कंट्रोल। मतलब उसको एकदम सिंपलिसिटी और ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है बच्चे को। ब्रह्मचर्य और ट्रूथफुल और सेल्फ कंट्रोल, मतलब एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हुए, सच्चाई की राह पे चलते हुए और बिल्कुल अपना आपको सेल्फ कंट्रोल में रखना है। हर एक कितना सेल्फ कंट्रोल की, अपनी जो भी उसकी इंद्रियां हैं, जो भी उसकी सेंसेस हैं, जो भी उसके संवेग हैं, जो भी उसके इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल करते हुए डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, ब्रह्मचर्य लाइफ जीनी है। तो यहाँ पर ये आपका था, इस टाइप की चीजें बच्चे को करनी होंगी, इस टाइप की बच्चे की लाइफ को जीनी होगी। एजुकेशन कैसे किससे मिल रही है? वेदास, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीजें बच्चे को क्या ना, जो एजुकेशन वेदास की मिल रही है, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और ग्रामर्स, सारा बच्चे को ओरली दी जाती थी। ये सारी शिक्षाएं, सारी जो जितनी भी ये चीजें हैं आपकी, आपका फिलॉसफी है, मैथमेटिक्स है, ग्रामर है, एस्ट्रोनॉमी है, मेडिसिन है, ये सारी जितनी भी मेडिकल है, जो कि आयुर्वेद की नॉलेज दी जाती थी उस टाइम पे बच्चे को, ये सारी चीजें की जाती थी। नेक्स्ट है चोर्स एंड सर्विस डेली हाउसहोल्ड टास्क। हर एक स्टूडेंट को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनको एक डेली टास्क मिलते थे कि आज आश्रम की जो सफाई है वो ये 3 बच्चे करेंगे या ये 2 बच्चे करेंगे, या आज जो घर का जो खाना है, जो सबका खाना होता था उस टाइम में, जो खाना होता था वो बस्ती से जाके मांग के लाना होता था, क्योंकि आश्रम जो होते थे बस्तियों से दूर होते थे, जहां पर लोग रहते थे वहां से दूर होते थे, जंगल में।
तो वहां से खाना मांग के लाना पड़ता था, भिक्षाटन करना होता था बच्चे को। अब वो भिक्षाटन करना होता था हर घर घर जाके, डोर टू डोर, मतलब डोर टू डोर जाकर बच्चे को भिक्षा मांगनी होती थी। और भिक्षा जो सबके लिए लेके आना था, तो वो कुछ ही बच्चों को टास्क दिया जाता था और वो टास्क उन बच्चों को कंप्लीट करना होता था। नेक्स्ट है, हाँ, डेली हाउस होल्ड में सभी आ गए, चाहे वो खाना पीना है, साफ सफाई है, आपके किसी की कपड़े धोने की ड्यूटी लगा दी। गुरु ने जो कहा, जो भी आश्रम की जो भी जरूरतें होती थी, जो भी नीड होती थी, कोई चीजें पकाने के लिए लकड़ियां तोड़ के ला रहे हैं जंगल से, कोई जो भी चीजें हैं वहां पर ये स्टूडेंट को करना होता था। तो यहाँ पर एक और चीज थी, जब ये बच्चे डेली हाउस होल्ड वाले भी वर्क करते थे, जो टास्क इनको मिलते थे, इससे क्या है, बच्चों में एक प्रेम भाव बढ़ा, बच्चों में गुरु शिष्य के प्रति, जब शिष्य को गुरु के साथ ही रहना है और गुरु के ही आज्ञा मानना है, हर टाइम गुरु की चीजें को प्रेफरेंस देनी है, तो गुरु शिष्य का एक अच्छा सा संबंध भी बना। उस टाइम पे गुरु और शिष्य में एक अच्छा कहते ना, एक कोऑर्डिनेशन रहता था हर एक चीज का। तो गुरु शिष्य जो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते थे, गुरु शिष्य की और शिष्य गुरु की, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हुए गुरु आश्रम में एजुकेशन लेते थे। अब नेक्स्ट है इसमें ओरल लर्निंग, मेडिटेशन, मेमोराइजेशन, डिबेट्स। ये जो हम, क्योंकि उस टाइम में ओरल एजुकेशन ही दी जाती थी, तो वो आपस में जो गुरु आश्रम में मेमोराइजेशन, जो भी गुरु ने पढ़ा उसको बच्चे पढ़ते थे, मेमोराइज करते थे, खुद से ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, एक्सरसाइज करते थे, और आपस में डिबेट कंपटीशन उस टाइम भी होते थे। ऐसा नहीं है कि आज ही हम डिबेट कंपटीशन करते हैं, या ये डिबेट्स जितनी भी होती थी उस टाइम में भी बच्चों को दो टीम डिवाइड कर दिया, 3 टीम्स में डिवाइड कर दिया। तो उस टाइम क्या होता था, बच्चे श्लोक याद करते थे, है ना, जो भी हमारे वेदास में श्लोक्स हैं, हमारी गीता है, हमारी इनमें सब में जितने भी हमारे 4 वेदास हैं, पुराने ओल्डेस्ट हमारे वेदास हैं, इन सब की जो भी इनमें संस्कृत भाषा या जो भी जिस भाषा में भी चीजों गुरु उन्हें पढ़ाता था, उस जो भी लैंग्वेज थी, जो भी हमारी लिटरेचर थी, उसको वो आपस में कंपटीशन कराते थे। हर एक चीज का बच्चों को टास्क दे दिए जाते थे, उसका कंपटीशन होता था। तो बच्चे आपस में कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन करके, जैसे लाइक तीर अंदाजी था, तीर अंदाजी उस टाइम पे एक एजुकेशन दी जाती थी, फिजिकल एजुकेशन थी, खेल कूद की एजुकेशन थी, तो वो तीरंदाजी का कंपटीशन कराया जाता था। नेक्स्ट है इसमें, यस ये हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट है कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। ये है आपका, जब आपकी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी। अब जैसे हमारी यहाँ पर एज है 8 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, यहाँ पर आपकी इसकी एज थी 25 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी एज थी 25 ईयर्स, जब आप की एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, तो आपको कहते ना समावर्तन संस्कार, समावर्तन सेरेमनी होती थी। उसका मतलब है कि घर की ओर लौटना। जैसे यहाँ पर उपनयन का मीनिंग है गुरु के समीप ले जाना, गुरु के समीप जाना, वैसे ही यहाँ पर आपका है कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन या समावर्तन सेरेमनी, उसका है कि आपको घर की ओर लौटना। अब यहाँ पे आपका स्टूडेंट ऑफर्ड गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा यहाँ पर जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, तो स्टूडेंट गुरु को गुरु दक्षिणा, देखो उस टाइम पे एजुकेशन फ्री थी, कोई एजुकेशन का कोई चार्जेबल नहीं था, सिर्फ उनको टास्क दिए जाते थे और वो सारे काम करते थे। खाना खर्चा उनकी जो उस टाइम की जो सोसाइटी थी,
उस टाइम के जो लोग थे, जो व्यापारी वर्ग था या कुछ जो लोग थे जो जिनके बच्चे वहाँ जाते थे गुरु आश्रम में, वो लोग आश्रम का खर्चा चलाते थे। और कुछ वो भिक्षा मांग के लाते थे जो खाने पीने के लिए। तो ऐसे गुरु आश्रम का खर्चा चलता था। तो उस टाइम की एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी, कोई चार्ज नहीं था एजुकेशन का। आज की डेट पे तो अगर हम आज के सिनेरियो में देखते हैं तो आज तो बहुत एक हमारी जो एजुकेशन है बिजनेस बन गई है, और बहुत हर किसी के बस की भी नहीं रहा है पढ़ाना बच्चों को। आज का जो सिनेरियो देखेंगे तो आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में घुस जाइए, इतनी महंगी एजुकेशन है कि हर किसी को जो एक गरीब आदमी है उसके लिए हम बहुत सारे लॉज भी बनाए, सब कुछ करें, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों को इतनी हम एजुकेशन नहीं दे सकते कि बच्चा फ्रीली पढ़ पाए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, लेकिन उस टाइम का सिस्टम जो था ये बहुत अच्छा सिस्टम था कि फ्री एजुकेशन थी, और जो बच्चा था वो समाज में जाके मांग के ला रहा है और वो सीख भी रहा है, वो जीवन को जीना सीख रहा है, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन थी। अगर हम देखें आज का बच्चा सिर्फ बुकिस नॉलेज गेन करता है। उस टाइम पे देखिए आप, जो बच्चा गुरु आश्रम में जा रहा था वो झाड़ू भी लगा रहा है, वो खाना भी बनवा रहा है, वो साफ सफाई भी कर रहा है, वो कपड़े भी धुल रहा है, वो कपड़े सुखा भी रहा है, घर के काम भी कर रहा है, भिक्षा मांग के भी ला रहा है और पढ़ भी रहा है। उस टाइम पे वो सारी चीजें करता था। तो वो क्या ना, जीवन जीने की तैयारी की जब हम बात करते हैं तो वो वहां से सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखता था कि प्रैक्टिकली कैसे क्या चीजें होती हैं, वो वहां पर सीखता था गुरु आश्रम में रह के। और एक पेरेंट्स से दूर रह के गुरु का हर एक चीज उसे कहना, गुरु ही सर्वोपरि है, तो गुरु की सारी चीजों को मानता था। सारी हर एक जो गुरु ने कह दिया वो सही है। तो ये सिस्टम था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आज की जब हम बात करते हैं गुरु दक्षिणा की, जब हमारा एक बच्चा 25 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लेके उसने एजुकेशन की, अब वो बच्चा 25 साल का हो गया तो अब वो घर की तरफ जाएगा। तो कुछ बच्चे उसमें से क्या करते थे कि जो बच्चे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते थे तो वो साधु संत बन जाते थे, वो उन्हीं के साथ रहते थे। कुछ बच्चे घर की तरफ आ जाते थे जो अपना गृहस्थी जीवन की लाइफ जीते थे, जो अपना घर में अपना शादी करके गृहस्थ आश्रम में आते थे, तो अपना घर बच्चे अपना समाज संसार में रहते थे। और जो आगे अपना स्टडी करनी थी, फर्दर स्पिरिचुअल लाइफ में जाना था, तो वो गुरु के समीप ही रह के आगे पढ़ भी सकते थे। तो ये थी उस टाइम की एजुकेशन। ये यही है कि और अकॉर्डिंग टू, हाँ, जब जिनकी जिस की एजुकेशन जब बच्चों की पूरी होती थी और जब वो घर की तरफ आते थे तो उनमें से कुछ बच्चे तो कहते हैं ना हायर उस पे चले जाते थे। तो अब उनका इंटरेस्ट था किस कास्ट के बच्चे हैं। मान लीजिए अब जो वैश्य था ना, वो व्यापारी वर्ग था। जो वैश्य यहाँ पर है, ये वैश्य है, क्षत्रिय है और ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण थे ये पाठ पठन का कार्य करते थे, तो इनके बच्चे उसी में लग जाते थे। यहाँ पर क्षत्रिय है, ये युद्ध लड़ना, तीर तलवारी करना, ये इस टाइप के काम करते थे। तो इनके बच्चे ऐसे उसमें योद्धा बन जाते थे या इधर उधर ऐसी चीजें करते थे। तो और नेक्स्ट जो हमारा वैश्य समाज था, ये हमारा व्यापारी वर्ग था, जो भी हमारी समाज सोसाइटी को चीजें चाहिए होती थी उसको ये काम करते थे। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमारा वर्ग था, जैसे हमारी कास्टिज्म थी उस टाइम पे, उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चों का इंटरेस्ट होता था। तो कंप्लीट एजुकेशन, फॉर्मल कंप्लीट एजुकेशन करने के बाद वो अपने अपने व्यापार की तरफ चले जाते थे, या कुछ विद्वान बन गए, कुछ ये बन गए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजें होती थी उस टाइम पे। और जो आपका शूद्र है, ये तो बेचारा वंचित समाज था, इसको हर एक ने नकारा, और इसके जो बेचारे बच्चे थे वो कहीं ना कहीं समाज में वंचित ही रह गए, और उनको ना पढ़ने में कहीं पार्टिसिपेट दिया, हर जगह से उनको दुत्कारा गया। तो ये थी हमारी उस टाइम की व्यवस्था, और ये था हमारा ये सारी चीज़ें हमने पढ़ देखा कि एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरेशन वैदिक पीरियड कैसी थी उस टाइम की एजुकेशन की व्यवस्था। तो चलिए आज के लिए इतना ही हमने इसमें देखा। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एजुकेशन देखी कि एजुकेशन पढ़ी कि कैसी एजुकेशन व्यवस्था थी, फिर उसमें करिकुलम में क्या क्या ऐड किया गया, करिकुलम क्या क्या थे, करिकुलम में किस किस सब्जेक्ट को इन्होंने ऐड किया,
और नेक्स्ट अभी हमने इसमें देखा ये स्टेज कौन कौन सी हैं, क्या क्या इसमें किया जा रहा है। जैसे कि हमने इसमें उपनयन संस्कार जो कि गुरु के समीप ले जाना। नेक्स्ट आपका इसका था वो ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए गुरु के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु के साथ सारी गुरु की अकॉर्डिंगली चीज़ों को करना और आश्रम की नीड के अकॉर्डिंगली चीज़ों को करना। तो यहाँ पर ये ब्रह्मचर्य का, और साथ में अपनी स्टडी करना, कंटिन्यू स्वाध्याय करना। गुरु बहुत फोकस करते थे अपना जो भी उन्होंने पढ़ाया, और उसको बच्चा स्वाध्याय करे, उसको मनन करे, उसको मेडिटेशन करे, उसको डिबेट करे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चा करता है। उसके बाद जब वो 25 ईयर्स का हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, उसकी जो समावर्तन एक सेरेमनी होती थी, ये समाप्त होती थी, उसको नहलाया जाता था। यहाँ पर इस वाली सेरेमनी में भी उसको, जैसे यहाँ पर फर्स्ट आपका उपनयन संस्कार में घर से किया जाता है, वैसे ही गुरु आश्रम में उसको नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए, और उसको गुरु एक उसको वो बोलता था कि समाज में जाके आप एक अच्छे सत्य इंसान बनना। गुरु का जो वर्ड होते थे उसमें गुरु कहता था, जब समावर्तन ये वाला 25 साल पे उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती थी, तो गुरु उसको बोलता था, हे शिष्य सदा सत्य बोलना, स्वाध्याय करना और श्रद्धा से दान देना। तुम्हें हमारा यही आदेश है, यही उपदेश है। तो ये गुरु बोलता था अपने शिष्य को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। धन्यवाद।